हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कैट का जो है वो फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी द लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशंस कैसे फॉर्म करते हैं और इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, वो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे जो है वो सीखना है। अगर मेरी वॉइस क्लियर है, आप लोग ऑडिबल हैं, तो काइंडली आप यस टाइप करें कि वेदर यू आर ऑडिबल और नॉट, सो दैट माय लेक्चर। Am I audible? ओके, थैंक यू वेरी मच। शो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस से फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस जो है वो गिवन है, एंड द इक्वेशन इज if 2x plus 3y is equals to 8 and 5x plus 4y is equals to 13, then find the value of x and y both. हमारे पास यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है कि दो इक्वेशंस है, वन इज 2x plus 3y is equals to 8. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2x plus 3y equals to 8 इस इक्वेशंस को लिखेंगे एंड नाम देते हैं इसको, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. 5x plus 4y is equals to 13. इसका हम लोग नाम देते हैं, दिस इज 5x plus 4y equals to 13, राइट, एंड दिस इज द इक्वेशन 2. तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि अगर आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपको y को एलिमिनेट करना होगा। यहाँ पे जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ, आई नीड टू कैलकुलेट x इक्वल्स टू व्हाट, सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू एलिमिनेट y. सो आई विल एलिमिनेट y. नो, y को कैसे एलिमिनेट करेंगे? आपको यहाँ पे क्या देखना है कि y के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, y के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, और x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, y के साथ 3 मल्टीप्लाइड है एंड x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है। ये जो नंबर मल्टीप्लाइड है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट। जो वेरिएबल्स के साथ जो नंबर कांस्टेंट नंबर जो मल्टीप्लाई किए हुए होता है ना। अब आपको y अगर एलिमिनेट करना है तो बोथ इक्वेशंस में, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों में ही आपको y के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट करना होगा आई मीन कि आपको इक्वेट करना होगा, इक्वल बनाना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि y के साथ 3 मल्टीप्लाई है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि y के साथ 4 मल्टीप्लाई है। तो आपको क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर बोले तो इस इक्वेशंस में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 इंटू 3 12y मिल जाएगा, और इस इक्वेशंस में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 इंटू 4 मुझे अगेन 12y मिल जाएगा, राइट। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस इक्वेशंस में, फर्स्ट इक्वेशंस में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 4 टू ज़ा कम। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि 4 जो है वो इक्वल टू के बोथ हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, देन ओनली हमारा इक्वेशन जो होगा वो बैलेंस होगा, अदरवाइज इक्वेशंस चेंज हो जाएगा, राइट। तो इक्वेशंस चेंज नहीं करना है हमको, इक्वेशंस को सेम रखना है, बस नंबर्स को बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। दिस इज 4 टू ज़ा 8x प्लस इज इक्वल्स टू 32. नाउ सेकंड इक्वेशंस क्या है हमारे पास, 3 5 ज़ा 15x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 39. अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है ना, y एलिमिनेट करना है, तो 12y और 12y एलिमिनेट तभी होगा जब दोनों इक्वेशंस में 12 के पहले का जो साइन है वो डिफरेंट हो, अदरवाइज क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, तो आपको इसका साइन चेंज करना है। मतलब ये प्लस है तो इसको क्या कर देना है, माइनस। तो हमेशा नीचे वाला जो इक्वेशंस होता है उसी का साइन चेंज करते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान में क्या रखना है कि अगर आप इसका साइन चेंज कर रहे हैं, प्लस से माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि इस इक्वेशंस में जितने भी हमारे पास वैल्यूज वेरिएबल्स थे उन सबके साइन चेंज होंगे। तो 15x भी प्लस था, ये माइनस बन जाएगा, 39 भी प्लस था, ये भी माइनस बन जाएगा ना। अब ये एलिमिनेट हुआ, ये कैंसल आउट हो गया और आपके पास क्या आ गया, 15 माइनस 8, तो दिस इज 7x, राइट। बट आपको क्या देखना है कि 8 का साइन प्लस है, 15 का साइन माइनस, और 15 जो बड़ा है वैल्यू में 8 से, तो इसीलिए हम जो साइन लेंगे वो माइनस लेंगे, 15 का जो साइन है हम वो लेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 39 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 मिलेगा, और यहाँ पे भी 39 बड़ा है इसीलिए
39 का सिंबल यूज करेंगे, दैट इज माइनस। नाउ माइनस माइनस कट गया, 7 से 7 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, वी गॉट x इक्वल्स टू 1। तो आप क्या कर सकते हैं कि x का वैल्यू पुट कर सकते हैं किसी भी एक इक्वेशंस में। नाउ सपोज अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू पुट करता हूँ इक्वेशन x में, आई मीन इक्वेशन 1 में, तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, राइट। नाउ फर्स्ट इक्वेशंस क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड देन x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा ये पावर पॉइंट का ग्लिच है, सो आई एम सॉरी। सो नाउ ओके, दिस इज 2 into 1 plus 3 times of y equal to 8, or we can say 3 times of y is equals to 8 minus 2 which is 6। इसे डिवाइड कर देंगे 6 को, we got 2। सो हमारे पास फाइंड आउट करना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, एंड वी गॉट दैट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। तो ये हमारा x और y का वो यूनिक वैल्यू है जो हमें क्या बताएगा कि x का 1 और y के 2 होने पे 2x प्लस 3y का वैल्यू 8 होगा एंड 5x प्लस 4y का वैल्यू 13 होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा इस क्वेश्चंस के सॉल्व करने से तरीके से कि कोई भी 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन हो और 2 इक्वेशंस दिए हुए हों, देन हम इजीली किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके, वेदर वो x हो या y हो, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करके हम क्या कर सकते हैं, हम अदर जो वेरिएबल होगा उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दूसरा एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है हमारे पास, दैट इफ 2 tables and 3 chairs together cost rupees 1800 and 3 tables 2 chair together cost rupees 2200, then find the cost of each table and each chair। एक टेबल और एक चेयर का हम लोग को क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, राइट। तो अभी यहाँ पे प्रीवियस जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या था, इक्वेशंस बनाया हुआ था हमारे पास, राइट। आपको क्या करना था, उस इक्वेशंस को सॉल्व करना था, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इक्वेशंस को बनाना है यहाँ पे पहले और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। मतलब इस क्वेश्चंस को पहले इस इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है, लाइक 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 13, जैसे हम लोग लिख रहे थे, ऐसे पहले उसको बनाना होगा और फिर उसके बाद इस तरीके से सॉल्व करना। तो हम लोग यहाँ पे इस क्लास में बेसिकली यही चीज सीखेंगे कि जो वर्ड्स में हमारे पास गिवन होते हैं क्वेश्चंस, उनको हम इक्वेशंस का फॉर्म कैसे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 2 टेबल है, 3 चेयर है। तो टेबल और चेयर का कॉस्ट निकालना है, तो सबसे पहले आपको मान लेना होगा कि एक टेबल का प्राइस क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक टेबल का प्राइस हम ले लिए T, और एक चेयर है उसका हम एक प्राइस एज्यूम कर लेते हैं और चेयर का प्राइस ले लेते हैं C। तो अब देखिए 2 टेबल है और 3 चेयर है, तो 2 टेबल का प्राइस क्या होगा 2T और 3 चेयर का प्राइस क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ C। हमको दिया हुआ है कि 2 टेबल एंड 3 चेयर का एक साथ जो प्राइस पे करना पड़ता है दैट इज 1800। मतलब 2 टाइम्स ऑफ टेबल प्लस 3 टाइम्स ऑफ चेयर इज इक्वल टू 1800। तो यहां से आपको क्या मिल गया, पहला इक्वेशंस। इजी है। ठीक इसी तरीके से दूसरा इक्वेशंस भी हम लोग बनाते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, 3 टेबल एंड 2 चेयर, इन दोनों का एक साथ जो कंबाइंड प्राइस पे करना पड़ता है वो 2200 पे करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 टाइम्स ऑफ टेबल प्लस 2 टाइम्स ऑफ चेयर इज इक्वल टू 2200, राइट। एंड ये हमारा नाम दे दिया इसको, दिस इज इक्वेशन 2। क्वेश्चन में तो आपको एक टेबल और एक चेयर दोनों का वैल्यू निकालना है, मतलब आप या तो C एलिमिनेट करें या तो T, कोई एक तो आपको एलिमिनेट करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे C एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो मतलब यहाँ 3 मल्टीप्लाइड है, यहाँ 2 मल्टीप्लाइड है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशंस में 2 से और इस इक्वेशंस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 3 से। तो आप देखिए 2 इंटू 3 6C हो जाएगा और 3 इंटू 2 अगेन 6C हो गया। तो आप मल्टीप्लाई करके पूरे इक्वेशंस को देखिए क्या बनेगा ये, तो ये बन जाएगा हमारा 4 टाइम्स ऑफ T प्लस 6 टाइम्स ऑफ C इज इक्वल्स टू 3600। फिर ये बन गया हमारा 9 टाइम्स ऑफ T प्लस 6 टाइम्स ऑफ C इक्वल टू 6600।
अब देखिए प्रीवियस जैसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रहा था कि सेम साइन हो रहा था, यहाँ भी सेम साइन है तो साइन चेंज किए, अगर इसका साइन चेंज हुआ तो ये भी साइन चेंज हो गया और ये भी साइन चेंज हो गया, ये हमारा कैंसल आउट हो गया और 9 - 4 इज 5t, बट एज बिकॉज 9 का साइन माइनस में है तो हम माइनस लेंगे, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 66 - 36 इज 3000, माइनस में लेंगे तो दिस इज -3000 ना। पहले हम माइनस माइनस कैंसल आउट कर देते हैं और फिर t का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ गया 3000/5, जिसको हम बोल सकते हैं 600 कैंसल आउट करने के बाद। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल का प्राइस तो आ गया 600, तो ये वाला काम तो हो गया मेरा, आधा क्वेश्चंस बन गया, राइट। नेक्स्ट क्या करना है हमको कि एक चेयर का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो एक चेयर का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या होगा, अब मैं क्या करता हूँ कि जो टेबल का हमने प्राइस निकाला था t = 600, उसको हम लोग क्या करते हैं किसी भी एक इक्वेशंस में पुट कर देते हैं। तो लेट अस से पुट t = 600 अगेन इन इक्वेशन नंबर 1। हम पहले ही इक्वेशंस में फिर से उसको पुट कर देते हैं। पहला इक्वेशंस क्या है उसको लिखते हैं, तो वो हमारा था 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 3 टाइम्स ऑफ c इक्वल टू 1800। t का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है 600, पुट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1200 बन गया, प्लस 3 टाइम्स ऑफ c इक्वल टू 1800। अब हमारे पास क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ c रहने देते हैं, 1800 में से 1200 को हम माइनस कर देते हैं, तो 1800 माइनस 1200, तो 1800 माइनस 1200 हो गया 600, तो c का वैल्यू आ गया 600/3 और ये हमारे पास हो गया 200। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल एंड ईच चेयर का हमारे पास बोल रहा था, तो ईच टेबल का कॉस्ट हो गया 600 और ईच चेयर का कॉस्ट हो गया 200। तो t इज 600 एंड c इज 200। अगर कंबाइंड प्राइस पूछता तो हमारे पास क्या हो जाता 600 + 200 800, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आया कि क्वेश्चंस अगर वर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो कैसे हम लोग जो है वो उसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे उसको इक्वेशंस का फॉर्म दे रहे हैं हम लोग, राइट। ठीक इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। दूसरा क्वेश्चंस मैं आराम से सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी आराम से कोशिश कीजिए। हमारा पहला मोटिव क्या है कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखें, राइट। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे क्वेश्चंस को इजी वे में और थोड़ा ज्यादा जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो नाउ विल लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन आर ईच इंक्रीज्ड बाय 2, दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर हम 2 से बढ़ा देते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 3/5। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईच इंक्रीज्ड बाय 1 देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, फाइंड द फ्रैक्शन। सो हमें फ्रैक्शन का वैल्यू, तो अभी यहाँ पे हमको एक तो फ्रैक्शन और वो गिवन नहीं है डायरेक्टली, तो ऑब्वियस है हमको उसको अज्यूम करना होगा, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अज्यूम करते हैं एक फ्रैक्शन, तो लेट द फ्रैक्शन बी। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं कि फ्रैक्शन को आप कोई भी नाम से अज्यूम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप x/y ले ले, a/b ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्रैक्शन का एक नाम देता हूँ मैं n/d। इससे मुझे पता होगा कि n जो है हमने न्यूमरेटर को डिनोट किया है और d हमने डिनोमिनेटर को डिनोट किया है। जो भी आप क्वेश्चंस को सब भी सॉल्व करते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि आप जो अज्यूम कर रहे हैं जिस भी चीज को, उस वर्ड का पहला अल्फाबेट क्या है उससे आप उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो आपको समझने में आसानी होगा कि आपने किसको क्या अज्यूम कर रखा है, ठीक है। तो अब देखिए फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को एक बार में पढ़ने के बाद अगर हम समझ गए और क्वेश्चन बन जाता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आने के बाद नहीं बनता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ना चाहिए और दोबारा से जो भी चीज उसमें लिखा हुआ है उसको फिर से आपको जो है वो पढ़ के समझ के इक्वेशंस बनाने का कोशिश करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, इसको इक्वेशंस बनाने का कोशिश करते हैं। फिर से क्या बोल रहा है, इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन आर ईच इंक्रीज्ड बाय 2, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया 2 से, तो n/2 है, आपको पता है कि n 2 से बढ़ जाएगा, तो 2 से बढ़ गया मतलब क्या हो गया 2 ऐड हो गया। फिर हमारे पास क्या है कि d है,
डिनोमिनेटर को भी 2 से बढ़ा रहे थे तो डी भी हमारा 2 से बढ़ गया, तो d+2 हो गया। और तब ये क्या बोल रहा है, देन ये 3/5 बन जाता है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वल हो गया हमारे पास 3/5 के, राइट। अब आप क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 5 इधर n+2 में न्यूमरेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और d+2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई होप सो क्लियर होगा, ठीक है। सो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं इधर, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इधर आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया, 5 टाइम्स ऑफ n+2 हम लिखेंगे इक्वल टू d+2 चला गया 3 के तरफ, तो 3 इंटू d+2। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, 5 टाइम्स ऑफ n, 5 2 ज़ा 10, एंड ये हमारे पास हो गया 3 टाइम्स ऑफ d प्लस 3 2 ज़ा 6, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि n और d को एक ही तरफ रखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सो 5 इंटू n विच मीन्स कि 5 टाइम्स ऑफ n माइनस, और 6 के तरफ आप 10 को ले जाइए, तो 6 माइनस 10 क्या मिल जाएगा आपको, माइनस ऑफ 4, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। देखा आपने कितना इजी वे में हम लोग इस क्वेश्चंस का पहला इक्वेशंस बनाए। ठीक इसी तरीके से इजी वे में हम दूसरा इक्वेशंस भी इसका बना लेंगे। दूसरा इक्वेशंस क्या बोलता है यहाँ पे, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईच इंक्रीज्ड बाय 1, मतलब पिछली बार में मुझे बोला था कि ईच इंक्रीज्ड बाय 2, इस बार में मेरे पास क्या बोल रहा है कि ईच इंक्रीज्ड बाय 1, तो हम ईच इंक्रीज्ड करते हैं बाय 1, तो हमारे पास क्या आ जाता है, नाउ लिखते हैं उसको, दिस इज n+1 बाय d+1 इक्वल टू 1/2। अच्छा, एक चीज यहाँ पे कई बार लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि उनको लगता है कि पिछली बार तो हम 2 से बढ़ाए थे और इस बार 1 से बढ़ाना है, तो n+2 में ही हम 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, इसलिए बिकॉज जो फ्रैक्शन है ना, उसी के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ये 1 इंक्रीज कर रहा है, एंड फ्रैक्शन आपका n+2 बाय d+2 नहीं है, फ्रैक्शन आपका क्या है, n/d है। सो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये n+1 बाय d+1 इक्वल्स टू 1/2 हो गया। अगेन जैसे हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मुझे मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 2 इज इक्वल्स टू d+1। अब फिर से आप d को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो दिस इज 2n माइनस d इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इज माइनस ऑफ 1, राइट। तो ये मुझे क्या मिल गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, राइट। नाउ अब आपको ये इक्वेशंस मिल गया है, इक्वेशन नंबर 2, तो आपको क्या करना है कि फिर से वही काम करना है जो प्रीवियसली हम लोग जो है वो क्वेश्चंस में करते आए हैं, दोनों को एलिमिनेट करना। आपको फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब n भी निकालना है और d भी निकालना है, तो d पहले अगर हम कैलकुलेट कर ले तो क्या दिक्कत है, तो d कैलकुलेट अगर करना चाहते हैं तो n एलिमिनेट करना पड़ेगा, और n कैलकुलेट करना चाहते हैं तो d एलिमिनेट करना पड़ेगा। लेट से देखिए यहाँ d के साथ 3 मल्टीप्लाइड है, यहाँ d के साथ कुछ नहीं है, मतलब बहुत आसान हो गया मेरे लिए ना, कि अगर इस इक्वेशंस में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो ये इक्वेशंस क्या बन जाएगा मेरे पास, 3 2 ज़ा 6n माइनस 3 टाइम्स ऑफ d इक्वल टू माइनस ऑफ 3, और ये इक्वेशन को हम एज इट इज लिख देते हैं बिना कुछ इसमें छेड़छाड़ किए हुए, और ये हो गया इक्वल टू माइनस ऑफ 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है हमको। अब आप सब्ट्रैक्ट, अगेन सेम साइन मिल गया, फिर से साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस हो गया, तो ये प्लस था उससे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था उससे ये प्लस हो गया, अब ये कट गया, 6n में से 5n चला गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, अब देखिए यहाँ 6 में से 5 गया, 6 का साइन हम लिख रहे हैं प्लस, 5 क्योंकि छोटा है उससे, ना यहाँ पे हम क्या हो गया 4 माइनस 3 1, अगेन 4 का साइन लिखेंगे तो 4 माइनस 3 1, तो n का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, राइट। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, डी कैलकुलेट करना है हमको, तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं दैट n इक्वल टू 1 इन एनी इक्वेशन। हम इक्वेशन नंबर, ज्यादातर हम इक्वेशन 1 में ही प्रेफर करते हैं पुट करना, तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। क्या आएगा वैल्यू वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 क्या है मेरा, 5n माइनस 3d इक्वल्स टू माइनस 4, तो 5n, n के जगह हम क्या लिखे 1, माइनस 3 टाइम्स ऑफ d इक्वल टू माइनस ऑफ 4। देखिए माइनस 4 को इधर लेके आइए, तो 5 प्लस 4 क्या हो गया 9 इक्वल टू 3d को उधर लेके जाइए, तो माइनस से ये प्लस बन गया। अब 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। आपसे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द फ्रैक्शन, एंड फ्रैक्शन आपको पता है कि फ्रैक्शन क्या था हमारा n/d, तो n/d का वैल्यू क्या हो गया 1/3।
राइट। तो हमारे पास फ्रैक्शन का वैल्यू आ गया 1/3, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दैट फ्रैक्शन विच इज 1/d, n/d इज 1/3। आ रही बात समझ में? क्वेश्चंस देखने में मे भी कई बार जो है वो बड़ा आपको लग सकता है, बट एक्चुअली क्वेश्चंस बड़ा होगा नहीं, ठीक है, छोटा है। हम लोग बेसिक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ईच आप क्वेश्चंस में देख रहे हैं कि थोड़ा अलग अलग टाइप का हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। कैट में प्रीवियसली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट नाउअडेज इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बट आज के डेट में जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए पहले हमको कंप्लीट डेप्थ में जाकर के बेसिक्स जो होगा वो समझना पड़ेगा, वो क्लियर रखना पड़ेगा, तभी हम जाकर के क्या कर सकते हैं कि उसको हम लोग समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए, सो आई होप सो कि ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया ये हमारे पास। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बड़ा ही ये कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ खास क्वेश्चंस में बोला नहीं, एक लाइन का बोला है, तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चंस बहुत आसान है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, ठीक है। क्यों ऐसा है नहीं हम बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे देखिए बोल रहा है ट्वाइस अ नंबर इज 12 मोर देन हाफ द नंबर, व्हाट इज द नंबर। तो सबसे पहला तो एक चीज समझ में आ गया ना कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर, तो नंबर हमको निकालना होगा, राइट। सो नंबर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स। हमने नंबर एज्यूम कर लिया एंड हमने क्या बोला कि लेट द नंबर बी एक्स। अगर नंबर एक्स है तो देखिए अब यहाँ पे अगेन फिर से क्वेश्चंस को पढ़िए और देखिए एक लाइन से कि वो क्या बोल रहा है, आराम से पढ़िए उसको। बोल रहा है ट्वाइस अ नंबर इज 12 मोर, मतलब एक नंबर है उसका दुगना करने के लिए बोल रहा है, तो दुगना कर देते हैं तो 2 टाइम्स हो जाता है। तो बोल रहा है ट्वाइस अ नंबर, दुगना जो है वो नंबर का वो 12 ज्यादा है किससे? हाफ ऑफ द नंबर से। अरे बात समझ में? अगेन मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर मतलब नंबर का दुगना, 2 का, x का ट्वाइस 2x जो है वो क्या है? नंबर के आधे से 12 ज्यादा है, और नंबर का आधा हमको कहां से मिलेगा? x/2। उससे 12 वो ज्यादा है ना, तो अगर बराबर करना है तो हमको इधर क्या करना है? 12 ऐड करना है। देखिए 2 टाइम्स ऑफ द नंबर हो गया, वो क्या हो गया? आधे से 12 ज्यादा है, तो आधे से 12 ज्यादा हो गया। आपको यहाँ पे एक चीज समझना है कि नंबर में ट्वाइस करना है और नंबर में हाफ भी करना है, बट 12 ऐड किधर करना है? तो आपको देखना है कि जो ज्यादा है उधर कभी ऐड नहीं करना है, और अदर वर्ड्स में हम बोले तो जो कम है उधर हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, राइट। सो आप x/2 को इधर लेकर के आ जाइए, तो ये आपके पास क्या हो गया? दिस इज 2x माइनस x/2 इक्वल टू 12, राइट। सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 2 2 जा 4 माइनस 1 इज 3 टाइम्स ऑफ x/2 इज इक्वल टू 12। सो 3 दिस इज 4 एंड x इज इक्वल टू 8। अब देखिए कि 8 का 2 टाइम्स क्या हो जाता है? 16, और उसका आधा क्या हो गया? 4। तो 16 क्या है? 4 से 12 ज्यादा है, तो हमारे पास आ गया x का वैल्यू, नंबर आ गया हमारे पास, नंबर इज 8, राइट। एक लाइन का क्वेश्चन है, सॉल्यूशंस बेसिकली ओरली है, बट समझने के लिए हम लोग ये सारे सॉल्यूशंस कर रहे हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन फिर से हमारे पास वैसा ही आ गया जैसा कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन से पहले वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे, जिसमें न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 इंक्रीज किया था, फिर 1 1 इंक्रीज हुआ था। यहां पे भी वैसा ही कुछ है, एक फ्रैक्शन है दैट बिकम्स 2/3 इफ इट्स न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड इट्स डिनोमिनेटर बाय 2। देखो वहां पे सेम नंबर से इंक्रीज किया था, बट यहाँ पे अलग कर दिया। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे फ्रैक्शन अज्यूम करना है। अगेन वो फ्रैक्शन के बेसिस पे है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे है, तो वो हम ले लेते हैं फिर से n/d। और यहाँ पे हम क्या समझते हैं इसको कि n/d हम ले लिए, तो क्या बोल रहा है कि देखिए 2/3 बनता है। कब बनता है? जब न्यूमरेटर में आप 1 बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, और डिनोमिनेटर में 2 इंक्रीज करते हैं।
तो न्यूमरेटर में हम 1 इंक्रीज कर दिया n+1, डिनोमिनेटर में हम 2 इंक्रीज कर दिए, तो ये मेरा क्या बन गया d+2, और तब ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाता है 2/3। तो ये 3 इंटू n प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई एंड 2 इंटू डी प्लस 2 इंटू 2 इज 4। डी को एक तरफ ले आइए और n को 3n माइनस 2d इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इज 1। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं दूसरा इक्वेशन ठीक ऐसे ही बनाएंगे। क्या बोल रहा है कि इट बिकम्स 3/4 इफ इट्स न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 4 एंड डिनोमिनेटर बाय 5। अगर आप न्यूमरेटर को 4 बढ़ाते हैं और डिनोमिनेटर को 5 बढ़ाते हैं, तब ये आपके पास क्या बन जाता है 3/4। बढ़ा दीजिए, न्यूमरेटर को हमने ऐड कर दिया 4 एंड डिनोमिनेटर में हमने ऐड कर दिया 5। Now this becomes 2/3. Now again we'll do the cross multiplication. So this is 3 times of n plus 12 is equal to 2 times of d plus 10. Now 3n minus 2d. Okay, sorry, my mistake. This is basically 3/4, not 2/3. 2/3 was the previous. So we'll write here 3/4. So 4 times of n plus 4 into 4 is 16 is equal to 3 times of d plus 15. Luckily immediately पता चल गया कहाँ पे गलती कर रहे थे, अदरवाइज पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद अगेन इरेज करना पड़ता। ओके, so this is 4 times of n minus 3 times of d is equals to 15 minus of 1। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या करना है, 3n माइनस 2d इक्वल टू 1 आया, 4n माइनस 3d इक्वल्स टू -1 आया। यहाँ पे भी हमको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, तो n भी निकालना है और d भी निकालना है। क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं इस इक्वेशंस में, पहले वाले इक्वेशंस में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें 3 से, तो 3 इंटू 2 6, और यहाँ पे इस इक्वेशंस में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 2 से, तो 2 इंटू 3 6। जो इक्वेशंस बनता है वो हम लोग लिखते हैं, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो क्या मिल जाएगा 2 4 जा 8n माइनस 6d इक्वल टू -2। एंड यहाँ हमारे पास 3 से क्या मिल गया, 3 3 जा 9 टाइम्स ऑफ n माइनस 6d इक्वल टू 3। सॉल्व करते हैं इसको, सेम साइन है हमारे पास तो साइन चेंज करेंगे, प्लस हो गया, इसका भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा -n, और ये हमारे पास दोनों ऐड हो जाएगा, सेम साइन है माइनस तो माइनस हो गया। तो n का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 5, राइट। अब n का वैल्यू 5 आ गया है तो हम पुट करेंगे, अगेन हम कैलकुलेट करेंगे कि d का वैल्यू क्या आएगा। शो पुट करते हैं n इक्वल टू 5 किसी भी इक्वेशंस में, मेरा फेवरेट इक्वेशन होता है हमेशा इक्वेशन नंबर 1, तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3 टाइम्स ऑफ n, n का वैल्यू आपको पता है 5, पुट कर दीजिए, माइनस 2 टाइम्स ऑफ d इक्वल टू 1। अब आप क्या कीजिए, 2d को आप इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो 3 5 जा 15, 1 इधर आ गया -1 इक्वल टू 2d, और 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो d का वैल्यू क्या होगा, 14/2 इज 7। तो हमसे फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला था, फ्रैक्शन क्या था मेरा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर n/d, n हमने लेके आया 5 और d इज 7। सो हमारे पास जो है वो आंसर आ गया 5/7। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो गया 5/7। सो देखिए प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में स्लाइटली चेंज हमने लिया है। क्या लिया है, उसमें सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड हो रहा था, बट यहां हमने जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड किया है, यहाँ पे थोड़ा अलग नंबर हमने ऐड किया है, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सो हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इस पे। एंड गाइज मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट का समय देता हूं, ठीक है। आप इस क्वेश्चंस को जस्ट ट्राई करके देखिए कि क्या ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है, डुएबल है आपसे। आपका टाइम स्टार्ट्स होता है अब।
आई होप आप में से कुछ लोगों ने ट्राई भी कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा कि क्या आ रहा है आपके पास, राइट। चलिए एक बार हमारे साथ ट्राई करते हैं जिन लोगों का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द नंबर ऑफ चॉकलेट विथ सोनी इज 7/9 ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट्स विथ वर्षा। वर्षा के पास जितने भी नंबर ऑफ चॉकलेट हैं उसका 7/9 टाइम्स किसके पास है? सोनी के पास। इतना समझ में आ गया हम लोग को? गुड। फिर क्या बोल रहा है? इफ वर्षा हैज 14 चॉकलेट एंड सोनी, अगर वर्षा के पास 14 चॉकलेट ज्यादा है सोनी से, नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद देम, राइट। तो किसके पास कितना है ये नहीं पता, दोनों के पास जो भी नंबर ऑफ चॉकलेट्स है उसका डिफरेंस हमको पता है कि 14, राइट। और ये पता है कि सोनी के पास 7/9 ऑफ वर्षा है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि चाहे वो क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का होगा, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, तो जिसके रिलेशन में गिवन होता है हमेशा उसको एज्यूम करते हैं। जैसे सोनी का मुझे पता है विद रिस्पेक्ट टू वर्षा, सो वर्षा के रिलेशन में पता है, तो यहां आप जो एज्यूम करेंगे वो वर्षा का एज्यूम करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि वर्षा के पास जो नंबर ऑफ चॉकलेट है ना, वो हमने मान लिया वी। अब v जब माना तो आप समझ जाइए कि v हम वर्षा के लिए लिए हैं। तो सोनी के पास जो नंबर ऑफ चॉकलेट होगा वो कितना हो जाएगा? तो सोनी के पास नंबर ऑफ चॉकलेट हो जाएगा 7/9 टाइम्स ऑफ वर्षा विच इज v, राइट। और आपको यहां बताया कि वर्षा और सोनी के बीच जो भी नंबर ऑफ चॉकलेट्स है उसका डिफरेंस क्या है? 14 है। और ये दिया हुआ है कि वर्षा हैज 14 चॉकलेट्स मोर देन सोनी, मतलब वर्षा में से अगर सोनी के पास जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स है उसको अगर आप माइनस करते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलना चाहिए? 14 मिलना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करते हैं, वर्षा हमारे पास क्या है? दिस इज v, एंड सोनी हमारे पास क्या है? दिस इज 7v/9 इक्वल टू 14। सॉल्व करते हैं तो क्या लेगा? दिस इज 9 एंड दिस इज 9v माइनस 7v इक्वल टू 14। और हम लोग बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ v/9 इज इक्वल्स टू 14। आप कैंसल आउट कर दीजिए 2 से 14 को 7 टाइम्स में, और v का वैल्यू क्या हो गया? 7 इंटू 9 विच इज 63। तो वर्षा के पास अगर चॉकलेट हमको कैलकुलेट करना है इनिशियली तो दैट इज 63, बट क्वेश्चन में बोला देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद देम, दोनों के पास कंबाइंड कितने चॉकलेट्स थे। तो आपको पता है कि सोनी के पास जो होंगे वो चॉकलेट क्या हो जाएंगे? 7/9 ऑफ 63, राइट। 9 से कट गया ये 7 टाइम्स में, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया? 49। तो टोटल आपके पास जो चॉकलेट्स थे वो हो गए 63 प्लस 49 112। सो दोनों के पास कंबाइंड जो है वो 112 चॉकलेट्स थे, राइट। क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत, राइट? ओके, कुछ लोगों का क्वेश्चंस खुद से भी बन गया था ना, राइट, वेरी गुड। सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं ना। ये जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस है वैसा ही क्वेश्चंस है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट कैसे है? क्योंकि यहाँ पे आ गया एज रिलेटेड क्वेश्चंस को। अब जब एज रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, तो हमेशा एक चीज आपके दिमाग में जो हमेशा फिक्स होनी चाहिए, बैठी हुई होनी चाहिए, वो ये चीजें हैं कि किसी भी दो पर्सन का जो एज डिफरेंस आप कैलकुलेट करते हैं, आप चेक करते हैं कि कितना बड़ा है या कितना छोटा है, वो हमेशा ही कांस्टेंट होता है। एज डिफरेंस इज कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है थ्रू आउट द लाइफ। चीज आपको ध्यान में रखना है। आज आपके और आपके किसी फ्रेंड के बीच में जो एज डिफरेंस होगा, आज से 10 साल बाद भी वही होगा, 10 साल पहले भी वही रहा होगा। एक एग्जांपल ले लीजिए कि सपोज कीजिए कि एक फादर है, ठीक है, एट प्रेजेंट उसका एज 40 साल है, और उसका एक सन है, एट प्रेजेंट उसका एज मान के चलते हैं कि उसका एज 5 साल का है, ठीक है। तो अभी इन दोनों के बीच में आपको एज डिफरेंस कितना दिख रहा है? 35 ईयर्स का। आज से 5 ईयर्स के बाद क्या होगा? दैट मीन्स व्हाट, अब हम यहां पे ले रहे हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स, तो जो फादर है, फादर का एज क्या हो जाएगा? दैट विल बी 45, एंड सन का एज जो होगा दैट विल बी 10, बिकॉज 5 साल बाद वो 10 साल का हो जाएगा।
अभी भी आपको एज डिफरेंस कितना दिख रहा है? 35। लेकिन हाँ, जो फादर था, यहाँ पे अगर आप फादर बाई सन का रेशियो चेक कीजिएगा तो फादर बाई सन का रेशियो आपको क्या मिल जाएगा? 40/5 जो है 8/1। बट यहाँ अगर आप फादर रेशियो चेक करते हैं तो ये आपको क्या मिलता है? 45/10। आप 5 से कैंसल आउट कर दीजिए तो यहाँ पे रेशियो क्या मिलता है? 9/2। तो यहाँ 8 टाइम्स था और यहाँ पे 4.5 टाइम्स ही है। तो जैसे जैसे आगे आप और चेक करते जाएंगे वहां पे आपको क्या दिखेगा कि रेशियो जो होगा वो चेंज हो सकता है, ऑब्वियस है, चेंज होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एज डिफरेंस आज से 10 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है, और आने वाले 5 साल या 10 साल के बाद उनके बीच का एज डिफरेंस अलग हो जाएगा। ये कभी नहीं होगा। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि एज डिफरेंस जो होता है वो किसी भी दो पर्सन्स के बीच में आप चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं, वो कभी भी अलग नहीं होता है, हमेशा सेम टाइप का एज डिफरेंस रहता है। अब एक और चीज है यहाँ पे आपको क्या समझने वाली है कि अगर आपके पास बात करता है कि एट प्रेजेंट कुछ भी एज होगा, आज से कुछ साल पहले की बात करता है, अगर बात करता है बिफोर या बोलता है अगो, तो आपको क्या करना होगा? प्रेजेंट एज में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, आपको जितना ईयर्स पहले का बात कर रहा है माइनस करना होगा। और यही अगर आफ्टर की बात करता है या फिर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हेंस यूज करता है, तो अगर ऐसा बात कर रहा है तब आपको क्या करना होगा? तब आपको प्लस करना होगा, और वी कैन से कि आपको एडिशन करने होंगे, राइट। तो आपको ध्यान में रखना है कि बिफोर है या अगो, इनमें से कुछ बोल रहा है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है, आफ्टर है या हेंस है, इनमें से कुछ बोल रहा है तो हमको ऐड करना है, ठीक है। आते हैं अभी हमारे पास जो क्वेश्चंस है उस पे, और ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है। सो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज 12 years मोर देन द टोटल एज ऑफ बी एंड सी। ए का और बी का जो भी एज है, मतलब ए का ए मानते हैं और बी का बी मानते हैं, तो बोलता है कि ए प्लस बी का जो एज है वो 12 years मोर है विद रिस्पेक्ट टू एज ऑफ द बी एंड सी। तो आप जब बी प्लस सी का एज करते हैं, सम करते हैं, तो क्या दिखता है कि ए और बी दोनों का एज का सम उससे 12 साल ज्यादा था। तो आपको पता है कि अगर बराबर करना है तो जो कम है उसमें ऐड करना होगा, बी प्लस सी में ऐड कर दिया। अब देखिए बी दोनों तरफ है तो आप कैंसल आउट कर दीजिए, तो आपको क्या दिखेगा? ए इज इक्वल टू सी प्लस 12। अब क्वेश्चन देखिए पूछा कि सी इज हाउ मेनी ईयर्स यंगर देन ए, मतलब सी ए से कितना साल छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको चेक करना है ए माइनस सी, सी को इस साइड लेकर के आ जाइए, तो ए माइनस सी का वैल्यू क्या आ गया? 12 ईयर्स। मतलब एज से सी 12 साल बड़ा है, और अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं क्या कि ए जो है, सी जो है वो 12 साल छोटा है। तो हमसे वही पूछा था सी कितना साल छोटा है, तो हमारे पास लकीली ऑप्शंस मैच कर गया, नन ऑफ दीज नहीं है। सो सी इज 12 इयर्स यंगर देन ए, राइट। क्लियर हो रहा है ये चीज है। देखो ये एज पे जो भी क्वेश्चंस हमारे पास बेस्ड होता है, ये उसका सबसे बेसिक क्वेश्चंस हमने लिया है। अच्छा एक चीज आप समझिए कि जब आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैट में यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो लीनियर इक्वेशंस में ही क्वेश्चंस, डिजिट रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, वर्ड रिलेट जो क्वेश्चंस हम एज रिलेटेड क्वेश्चंस यूज कर रहे हैं ये सारे आते हैं। बैंकिंग एसएससी में वो अलग अलग टाइप से होते हैं कि प्रॉब्लम ऑन एजेस एंड समथिंग लाइक दैट, बट यहाँ पे सारे जो है वो एक ही में आपके पास कंसीडर होते हैं। तो जो भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस, उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको इसी टॉपिक के अंदर जो होंगे वो सारे जो भी लीनियर इक्वेशन वो सब इसी टॉपिक में कवर अप करेंगे हम लोग। एक लेक्चर में ऑब्वियस है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो दैट इज वाई मोर देन वन लेक्चर्स होगा। कितने लेक्चर्स होंगे आप कंटिन्यू कीजिए, वॉच करना, एक एक चीज कवर करूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। कैट के एग्जाम आने तक में कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो छोड़ूंगा मैं, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा कि जिसमें आपको कमांड ना दिला दूं मैं। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चंस? ये देखिए बोल रहा है कि जेम्स एक पर्सन है, वो ट्वाइस है एज ओल्ड एज बॉन्ड।
तो यहां से आपको क्या समझना है कि जेम्स का एज जो है ना वो दुगना है, किसके एज के? बॉन्ड के एज के। एंड क्या बोल रहा, हाफ एज ओल्ड एज हनी, और वो क्या है, हनी के एज का आधा है, हाफ है। फिर हमारे पास क्या बोल रहा है कि इफ सम ऑफ हनीज एंड बॉन्ड एज इज 85 ईयर्स, व्हाट इज जेम्स एज इन ईयर्स? जेम का एज निकालना है, राइट? तो ऐसा ही कुछ है ये जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, एज रिलेटेड क्वेश्चंस करने से पहले, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चंस हो, या फिर चॉकलेट्स रिलेटेड क्वेश्चंस हो, या फिर नॉर्मली जो है वो टेबल और चेयर का प्राइस निकालने का हो, सब में हम लोग क्या कर रहे थे, इक्वेशंस ही बना रहे थे, राइट? वही एक कॉमन चीज है जो इस पूरे टॉपिक में है। सो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, क्या आएगा इक्वेशंस? तो आपको बता रहा है कि जेम्स इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बॉन्ड। बॉन्ड का एज नहीं पता है हमको, तो हम मान लेते हैं पहले कि बॉन्ड का एज जो है दैट इज बी ईयर्स, राइट? तो जेम्स इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बॉन्ड, तो जेम्स जो हो गया वो हमारे पास उसका एज क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड, 2 इंटू बी। एंड बोल रहा है कि हाफ एज ओल्ड एज हनी, जेम्स जो है वो क्या है, हनी का हाफ है। तो आपको ये पता है कि जेम्स का जो भी एज होगा वो इक्वल टू होगा क्या, 1/2 ऑफ हनी। और जेम्स तो हमको पता चल गया है कि 2 टाइम्स ऑफ बी है, तो 2 टाइम्स ऑफ बी आप जेम्स का लिखिए और उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगेन ये ग्लिच आ गया MS ऑफिस का, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। ओके, सो जेम्स इज 2 टाइम्स ऑफ बी into 2 will be equal to honey's age, right? तो हनी का एज क्या मिल गया हम लोगों को, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ बी। बॉन्ड अगर बी है, जेम्स 2 टाइम्स ऑफ बी है और हनी 4 टाइम्स ऑफ बी है। अगर इसको देखिए क्या हमने सही लिखा है या नहीं लिखा है, क्रॉस चेक करते हैं। तो जेम्स ट्वाइस एज ओल्ड एज बॉन्ड है, तो जेम्स जो है वो बॉन्ड का डबल है, यस है। एंड हाफ होना चाहिए हनी का, तो हनी 4 भी है, उसका हाफ है, 2 भी है, यस, मैच कर गया, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है, इफ सम ऑफ हनीज एज एंड बॉन्ड्स एज इज 85, तो हनी कितना है, 4 भी है, तो हनी हम ले लिए 4b, और बॉन्ड का एज हमने एज्यूम किया था b, तो 4b प्लस b, इसका वैल्यू कितना हो गया, 85। तो 4b प्लस b मतलब 5b, तो b का वैल्यू क्या हो गया, 85/5 विच इज 17 ईयर्स। बॉन्ड का एज आ गया। क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज जेम्स एज इन ईयर, तो जेम्स का एज क्या होगा, मुझे पता है कि जेम्स का एज 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड था, 2b, और b को हम 17 रख देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 34 ईयर्स, राइट? सो 34 ईयर्स हमारे पास इसका एज हो गया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, हम देखते हैं। तो नाउ वी गॉट द ऑप्शन ए इज द करेक्ट, राइट? सो क्लियर हुआ थोड़ा सा कि एज रिलेटेड क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। अभी तक क्वेश्चंस हमारा जो है वो आफ्टर और अगो के बेसिस पे नहीं आया, मतलब प्लस और माइनस करने वाला नहीं आया, जस्ट बेसिक चीज लेकर के चल रहा है। आगे हम लोग करेंगे उन सारे क्वेश्चंस को। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो आ गया है, क्या बोल रहा है, फादर इज 5 years ओल्डर देन द मदर, मतलब फादर का जो एज है, किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, वो उसके मदर से क्या होना चाहिए, 5 years ओल्डर होना चाहिए। एंड बोल रहा है मदर एज इज नाउ, राइट नाउ, थ्राइस द डॉटर्स एज, सॉरी। तो मतलब मदर का एज पता कर सकते हैं अगर डॉटर का एज पता चल जाता है, इन दैट केस। फिर बोल रहा है इफ द डॉटर इज 10 years ओल्ड नाउ, अच्छा डॉटर का राइट नाउ हमको पता है कि डॉटर का प्रेजेंट एज क्या है, व्हाट वाज फादर्स एज व्हेन द डॉटर वाज बोर्न, ओके नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। तो आपको देखिए क्वेश्चन में क्या दे दिया है, सबसे अच्छा चीज है यहाँ पे कि प्रेजेंट एज हम लोगों को डॉटर का यहाँ पे दिया हुआ है, एज्यूम करने का यहाँ पे कुछ भी जरूरत नहीं है। प्रेजेंट एज जो है वो ऑफ डॉटर ये दिया हुआ है आपके पास क्या है, 10। एंड ये आपके पास देखिए मदर और डॉटर के बीच क्या रिलेशन है, दैट मदर्स एज इज नाउ, राइट नाउ, दैट मीन्स व्हाट, प्रेजेंट में ही बात कर रहा है, थ्राइस, 3 टाइम्स द डॉटर्स एज। तो मदर तो आपको मिल गया इजिली, क्या हो गया,
अगर डॉटर इज 10, मदर इज 30, 3 टाइम्स। एंड ये हमारे पास दिया हुआ है दैट फादर इज 5 years ओल्डर देन मदर। मतलब कभी भी आप चेक करेंगे तो मदर और फादर के बीच का जो एज डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या आना चाहिए, 5। जो पहला लाइन आपके पास बोल रहा था ना, वो यही चीज बोल रहा था कि मदर और फादर के बीच का जो एज डिफरेंस होगा वो एज डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फादर माइनस मदर जो होगा दैट इज 5 एंड मदर इज 30, तो नाउ द फादर जो है दैट बिकम्स 35। तो आप यहां से देख सकते हैं कि प्रेजेंट एज डॉटर का 10 है, फादर का प्रेजेंट एज कितना है, 35 है। तो जब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज फादर्स एज व्हेन द डॉटर वाज बोर्न, तो मतलब जब डॉटर बॉर्न हुई होगी इमीडिएटली उस समय डॉटर का एज क्या रहा होगा, 0, राइट। ईयर में तो कुछ एज नहीं होगा। एट दैट टाइम डॉटर बॉर्न she was 0 years older, right? D will be 0 years, and we know that from here that the difference between father minus daughter is how much, 35 minus 10 which is 25। तो इसका मतलब क्या है, ये थ्रू आउट फादर एंड डॉटर के बीच का एज डिफरेंस क्या रहेगा, 25 साल रहेगा। बट आपको डॉटर जब बॉर्न हुई होगी तो उस समय चेक करना है, तो या तो आप चेक कर सकते हैं कि डॉटर इज 0, राइट, एंड फादर और डॉटर के बीच में 25 साल का होगा तो फादर 25 साल का ही होगा। दूसरा आप देख सकते हैं कि हम लोग क्या चेक करेंगे कि आज से 10 साल पहले, तो 10 years अगो, बिकॉज डॉटर कब आज 10 साल की है, मतलब 10 साल पहले बॉर्न हुई होगी, तो 10 years अगो फादर का एज क्या हो जाएगा, तो दिस इज 35 minus 10 which is 25। तो एट द टाइम ऑफ डॉटर्स बर्थ फादर एज वाज 25 years which is ऑप्शन सी। क्लियर हो रहा है? एज रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम लोग जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हमने यूज किया क्या कि अगो का यहाँ पे यूज किया इस क्वेश्चंस में, हालांकि बिना यूज किए हुए भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, सो नाउ विल लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, दैट द डिफरेंस in the age of a mother and her son is 24 years। वाओ, अगेन हमारे पास एज डिफरेंस पे आ गया, क्या आ गया कि एक मदर है और एक सन है, उन दोनों के बीच का जो एज डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 24 साल का दिया हुआ है, राइट। सो मदर और सन के बीच का एज डिफरेंस आपको पता चल गया है, तो ये थ्रू आउट देयर लाइफ जो है वो सेम रहेगा, 24 साल। फिर बोल रहे हैं क्या, 4 year हेंस। हेंस में हम लोग क्या बात किए थे कि अगर हेंस और आफ्टर होता तो ऐड करते हैं, तो 4 year हेंस बोल रहा है मदर्स एज विल बी 4 times दैट ऑफ सन्स एज। तो सबसे पहले देखिए कि 4 years हेंस क्या होगा, तो उसके लिए 4 year हेंस आपको पता करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको प्रेजेंट में एज पता करना होगा कि आप एट प्रेजेंट सकते हैं। तो हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज बी, उन दोनों का आप प्रेजेंट एज मान लीजिए कि प्रेजेंट एज दोनों का क्या होगा। तो आप मान लीजिए कि जो मदर है उनका एज m, जो हम लोग ऊपर भी m से डिनोट किए हैं, और सन का जो एज होगा वो हमने लिया s। तो बोल रहा है क्या, 4 year हेंस। तो जब हमारे पास 4 year हेंस का बात कर रहा है, तो 4 year हेंस में हम क्या देखते हैं कि m जो होगा वो 4 साल बढ़ जाएगा, m+4 हो गया। s जो हो गया वो भी क्या होगा, 4 साल बढ़ जाएगा, वो s से s+4 हो जाएगा, राइट। और तब इनके बीच का एज में का रिलेशन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, दैट 4 years हेंस मदर्स एज विल बी 4 times दैट ऑफ सन्स एज, मतलब सन के एज का 4 गुना हो जाएगा वो। तो हम इक्वेट करने के लिए सन में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज m+4 इज इक्वल टू 4 times ऑफ s प्लस 60। और हम बोल सकते हैं क्या कि m-4 times ऑफ s, इसको इधर ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू 16 - 4 इज 12। आपको कैलकुलेट करना व्हाट इज मदर्स एज, मतलब सन का एज को एलिमिनेट करना। देखिए ये पहला इक्वेशन था आपके पास, राइट, और ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 2। मुझे सन एलिमिनेट करना है, यहाँ पे सन के साथ 4 मल्टीप्लाई था, यहाँ पे कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 4 times ऑफ m
minus 4 times of s equal to 4 into 24 which is 96. देन हमारे पास क्या आ रहा है, m minus 4 times of s is equal to 12. सेम साइन है, सेम प्रॉब्लम, साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे चेंज हो गया माइनस, यहाँ पे चेंज हो गया प्लस, यहाँ पे चेंज हो गया माइनस. ना ये कट गया, 4m माइनस m इज 3 टाइम्स ऑफ m, और 96 में से 12 माइनस कर दिया तो ये मेरा मिल गया 80, राइट. तो अब m का वैल्यू क्या हो गया, 84 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 28 ईयर्स. मतलब मदर का जो प्रेजेंट एज है वो है 28 साल, जो कि मेरा ऑप्शन ए में है. सो यहाँ पे देखो कि हम लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में अगो वाला हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे थे, और इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हेंस वाला जो है वो अप्लाई, राइट. सो क्लियर हो रहा है गाइस थोड़ा बहुत, राइट. ओके, सो सम मोर क्वेश्चंस करते हैं हम लोग. लेट अस से द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रिलेटेड ऑन एज, थोड़ा सा और मजेदार क्वेश्चन है प्रीवियस वाले के कंपैरिजन में. क्या है ये क्वेश्चन, देखिए. बोल रहा है 5 years ago, मतलब स्टार्टिंग में ही बोल रहा है क्या कि आज से 5 साल पहले अ मैन वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन. आज से 5 साल पहले. तो सबसे पहले आपका एकदम आंख बंद करके सबसे पहले प्रेजेंट एज को आप एज्यूम कर लीजिए कि लेट प्रेजेंट एज बी. तो जो आपका क्या बात रहा है, और एक मैन का बात कर रहा है, तो मैन का एज हम लोग ले लेंगे क्या, मैन का एज m, और जो सन है उसका हम लोग एज ले लेते हैं क्या, s. तो सन का एज s और मैन का एज m हो गया. तो अब मैं यहाँ पे ले लिया कि मैन का एज और सन का एज को 5 साल पहले पे, ठीक है. तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं कि 5 years ago. तो आज से 5 साल पहले क्या होगा, तो आज से 5 साल पहले क्या होगा, क्या करेंगे, जो मैन है वो m में से 5 माइनस हो जाएगा, और जो सन है वो भी क्या होगा, इसमें से 5 माइनस हो जाएगा. रिलेशन क्या दिया हुआ है कि 5 टाइम्स एज ओल्ड मैन जो है वो सन का 5 टाइम्स है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सन के साथ. ना अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना लेते हैं. सो m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ s माइनस 5 इंटू 5 इज 25. ना 5 टाइम्स ऑफ s को ले आइए इधर, तो 5 माइनस m माइनस 5 टाइम्स ऑफ s इज इक्वल्स टू माइनस 25 प्लस 5 will give us minus of 20. तो ना ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बोल रहा है आगे कि दैट 2 year hence, मतलब आज से 2 साल पहले, ये कहानी था आज से 5 साल पहले का. अब बोल रहा है 2 year hence मतलब आज से 2 साल बाद, द मैन विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन. तो एक और चीज आप देखिए समझ सकते हैं कि हेंस है तो हम प्लस करें या माइनस करें, आपको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब हेंस बोल रहा है ना, बोल रहा है द मैन विल बी, मतलब वो होगा. और यहाँ पे जब अगो का बोल रहा था ना वाज, मतलब था, तो ऑब्वियस है पहले था तो माइनस हो गया, ये विल बी आगे होगा तो प्लस होगा. तो अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि 2 year hence, राइट. तो 2 year hence आपको पता है कि जो मैन है वो क्या बन जाएगा, m प्लस 2, राइट. और जो हमारे पास सन है वो सन क्या हो जाएगा, s प्लस 2. तो मैन m प्लस 2 हो गया और सन मेरा क्या हो गया, s प्लस 2 हो गया. रिलेशन देखिए क्या बोल रहा है, मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब m जो होगा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ s प्लस 2. अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, तो m प्लस 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ s प्लस 6. s को इस साइड ले आइए तो m माइनस 3 टाइम्स ऑफ s इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज 4. नाउ ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, राइट. अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इन ईयर्स, मैन का एज निकालना है, विच मीन्स कि सन एलिमिनेट करना होगा हमको. तो सन को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 5 से, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3 से. तो ये क्या मिल गया हमको, 5 टाइम्स ऑफ m माइनस 15 टाइम्स ऑफ s इक्वल टू 5 4 जार, एंड ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ m माइनस 15 टाइम्स ऑफ s इक्वल टू माइनस ऑफ 60.
नाउ अगेन साइन इज सेम, तो चेंज कर देते हैं, माइनस से ये प्लस से माइनस, ये भी माइनस से प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया यहाँ पे, ये कट गया, 5 माइनस 3 इज 2, सो 2 टाइम्स ऑफ m, 60 20 इज 80, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो m का वैल्यू क्या हो गया 40 ईयर्स। मतलब राइट नाउ जो मैन का प्रेजेंट एज है, जो हमने m एज्यूम किया था, उसका वैल्यू क्या आ रहा है 40, विच इज ऑप्शन डी। सो गाइस जो भी अभी 3-4 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए, उन सारे क्वेश्चंस में आप देखिए कि लगभग जो एज रिलेटेड क्वेश्चंस को था उसको सेम तरीके से हम लोग डील कर रहे थे, राइट। अब मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चंस को आप जो है वो क्या कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, अगले वाले क्वेश्चंस को देखिए एक बार, इस क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा एक बार, जस्ट 1 मिनट का टाइम लीजिए, ट्राई कीजिए 1 और 2 मिनट का टाइम। क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ आपको। बोल रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स ए एंड बी 14 ईयर्स अगो, ए एंड बी 14 ईयर्स अगो क्या था 1/3 ऑफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो आप पहले प्रेजेंट एज एज्यूम कीजिए, प्रेजेंट एज का सम लिखिए, फिर आप आज से 14 ईयर्स पहले उन दोनों का एज निकालिए 14 माइनस करके, और रिलेशन क्या है कि जो पहले वाला एज होगा वो आज वाले प्रेजेंट एज का 1/3 हो जाएगा। तो एक रिलेशन आपको वहां मिल गया। दूसरा रिलेशन क्या बोल रहा है कि इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 4/3 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी, मतलब बी का प्रेजेंट एज का 4/3 क्या है ए है, तो ये दूसरा हमको रिलेशन मिल गया ए और बीच का, ए और बी के बीच का। इसको पुट करेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे कि बी का प्रेजेंट एज होगा, राइट। So take your time, take 1 minute and try to solve the questions. Okay, क्या आंसर आ रहा है? ओके, लेट मी हेल्प यू मोर। क्या हमारे पास था द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स ए एंड बी 14 ईयर्स अगो वाज 1/3 ऑफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमने सबसे पहले प्रेजेंट एज अज्यूम करना है, राइट। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज ए एंड बी, राइट, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो प्रेजेंट एज ये हो गया, तो 14 ईयर्स अगो एज क्या हो जाएगा 14 ईयर्स अगो जो ए है उसका एज क्या होगा, ए में से माइनस हो गया, स्मॉल ए में से 14 माइनस हो गया, और जो बी है उसका एज क्या हो गया, स्मॉल बी में से 14 माइनस हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि बोल रहा था कि प्रेजेंट एज का जो भी सम हमारे पास आएगा वो प्रीवियस जो 14 ईयर्स अगो जो एज का सम है वो बेसिकली प्रेजेंट का 1/3 है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट एज ले लेते हैं विच इज ए प्लस बी। अब जब इसका 1/3 करेंगे 1/, मिलेगा प्रीवियस जो एज था उनका सम, मतलब प्रीवियसली क्या था ए माइनस 14 ईयर्स अगो, प्लस बी का बी माइनस 14, राइट। तो आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ क्या मिल जाएगा ए प्लस बी माइनस 28, राइट, एंड यहाँ पे है ए प्लस बी। और देखिए 3 जो होगा वो आपका क्या होगा, दिस इज ए बाय द वे, ए प्लस बी, शो ए प्लस बी, एंड 3 जो है उसको इधर लेकर के आ गए तो वो इस साइड मल्टीप्लाई हो गया हमारा 3।
और एज ए रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 3 टाइम्स ऑफ b माइनस, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 84। अब नो गाइस आप क्या किसी 84 को इधर लेके आइए, a को इधर लेकर के आइए तो वो माइनस हो गया, 3a में से a क्या मिल गया 2a, b एंड माइनस 84 से ये बन गया प्लस 84। और जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो a प्लस बी का वैल्यू क्या बन जाएगा 42। तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। और दूसरा इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास a और b के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, क्या, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ a इज 4/3 ऑफ b, मतलब a इज इक्वल टू 4/3 4/3 ऑफ b। आपको कैलकुलेट क्या करना है, b का एज निकालना है। तो आप इसको इस साइड ले आइए तो ये क्या बन जाएगा कि 3/4 टाइम्स ऑफ a विल बी इक्वल टू b। तो मतलब अगर हमको b निकालना है तो हमको क्या करना है, इस इक्वेशंस में हम क्या करेंगे कि पुट कर देंगे a इक्वल टू 4/3 ऑफ b। तो जहाँ पे a है वहाँ पे क्या हो गया 4/3 ऑफ b, और जहाँ पे b है वहाँ पे b ही रहेगा, इक्वल टू 42। ना इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 + 4 दिस इज 7 टाइम्स ऑफ b बाय 3 इज इक्वल्स टू 42, और 7 से डिवाइड कर देंगे तो 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या हो गया 18 ईयर्स। तो जिन जिन लोगों का 18 ईयर्स आया था गाइज उन सारे लोगों का आंसर करेक्ट है, और जिनका आंसर अदर देन 18 आया था वो एक बार चेक करके देखिएगा कि आपने कहाँ मिस्टेक्स किया था, मैच करवाइएगा इसे, ठीक है। सो नाउ विल ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस अगेन बेस्ड ऑन द एज। ये वाला क्वेश्चंस देखिए क्या है, इतने क्वेश्चंस करवाऊंगा ना गाइज आपको कि आपको एग्जामिनेशन में जब आप जाके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चंस जरूर हमने सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चंस कर रखा था, राइट। शुभ इस वीडियो को हमेशा कंप्लीट आप देखिएगा, ठीक है, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। देन क्या बोल रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमन इज थ्राइस दैट ऑफ हर ओनली डॉटर। एक विमेन है, उनका प्रेजेंट एज जो है वो क्या है, तिगुना है किसके, दैट ऑफ हर ओनली डॉटर, डॉटर के एज का तिगुना है वुमेन का एज। फिर बोल रहा है कि व्हेन द वुमेन वाज 29 इयर्स ओल्ड हर ओनली सन हु इज 3 इयर्स यंगर टू हर डॉटर वाज बोर्न। ये वाला लाइन कुछ समझ में नहीं आया ना, राइट, क्योंकि बहुत सारा कुछ कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया है। फिर क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हर सन। ओके नो प्रॉब्लम, पहले वाले लाइन समझ में आ गया ना, जितना समझ में आ गया उतना काम करते हैं हम लोग। क्या करते हैं कि डॉटर का एज सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, तो लेट डॉटर एज बी डी ले लेते हैं, समझ में आएगा कि डॉटर का एज हम लोग ले रहे हैं, राइट। और जब डॉटर का एज आपने ले लिया डी तो आपको पता है कि विमेन जो होगा वो थ्राइस हो जाएगा, तो राइट, तो वुमेन जो है उसकी मदर वो क्या हो गया 3 टाइम्स ऑफ डी। इतना तो पहले लाइन से क्लियर हो गया था ना हम लोग का, राइट। दूसरा फिर हमारे पास क्या बोल रहा है, व्हेन द वुमन वाज 29 इयर्स ओल्ड, मतलब जब विमेन 29 इयर्स की थी, हर ओनली सन हु इज 3 इयर्स यंगर टू हर डॉटर। ये वाला लाइन को, ठीक है, इसको नहीं पढ़ते हैं तो हम क्या समझ में आता है कि व्हेन द वुमन वाज 29 इयर्स ओल्ड हर ओनली सन वाज बोर्न, मतलब विमेन से सन जो है वो 29 इयर्स छोटा है, और वी कैन से दैट विमेन इज 29 इयर्स मोर देन सन। तो विमेन माइनस जो उसका सन होगा, एस से डिनोट करते हैं, वो हमेशा क्या होगा 29, इनका एज डिफरेंस। अब आप यहाँ पे इस लाइन को पढ़िए, तो हर ओनली सन, अब सिर्फ यहाँ से पढ़िए, हर ओनली सन मतलब जो सन है वो बोल रहा है कि हु इज सन इज 3 इयर्स यंगर टू हर डॉटर, मतलब सन जो है वो डॉटर से 3 साल छोटा है। तो इससे ये पता चल गया कि डॉटर और सन का एज डिफरेंस जो है वो 3 साल है। अरे गाइस ये लाइन समझ में आपको आ रहा है कि पहले आपको क्या बोल रहा है कि एक वुमेन है जो 29 इयर्स ओल्ड है व्हेन हर ओनली सन वाज बोर्न, तो मतलब विमेन जो हो गए वो सन से 29 इयर्स ज्यादा हो गए, ठीक है। और ये दिया हुआ है कि सन हु इज 3 इयर्स यंगर टू हर डॉटर, मतलब डॉटर से 3 साल बाद वो बॉर्न हुआ है हमारे पास। तो अब जहां पे आपके पास
ये इक्वेशंस है डी और एस का और डब्ल्यू और एस का, उन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। मतलब क्या कीजिए, मैं इन दोनों इक्वेशंस को सपोज कीजिए अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, इसका साइन चेंज हो गया, प्लस इसका साइन चेंज हो गया, माइनस। ये देखिए कट गया, तो आपको क्या मिल रहा, डब्ल्यू माइनस डी इज इक्वल टू 26। एक अलग ही इक्वेशन आपको मिल गया। मतलब इससे ये पता चल गया कि विमेन और डॉटर के बीच का जो एज डिफरेंस होगा वो 26 साल का होगा। और विमेन और डॉटर का एज हमको पता है कि डॉटर इज डी और विमेन इज 3D। पुट कर दीजिए डब्ल्यू के जगह पे 3D, तो 3D माइनस डी इज इक्वल्स टू 26। और हम बोल सकते हैं क्या कि 2 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल्स टू 26, और d से डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 26/2 क्या मिल गया, 13 ईयर्स। क्वेश्चन में पूछा हमसे क्या, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हर सन। तो नाउ वी नो द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज d and d we got is 13, so the present age of the son will be s. So son is nothing but son is d minus 3, which we can say 10 years. So the present age of son will be 10 years, which is option B. Right? Clear है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ना। ये क्वेश्चन आपको अगेन ट्राई करना है। सो लेट्स ट्राई फॉर 1 मिनट। देखिए क्वेश्चंस बनता है या नहीं बनता। आई होप सो बनना चाहिए, कुछ लोगों से तो क्वेश्चंस बनने ही चाहिए। ओके, कम ऑन। बन रहा है? ओके, शो नो, देखते हैं किसका आंसर सही मैच करता है। So the question is, father's present age is 4 times that of son's age. If 5 years ago father's age was 7 times that of his son's, then what is present age of father's? Right? Question हमारे पास क्या बोल रहा है, that father's present age is 4 times that of son's, and if 5 years ago father's age was 7 times that of his son's, then what is the present age of fathers? वेरी गुड। सो आपको फादर का प्रेजेंट एज कैलकुलेट करना है, बट फादर का प्रेजेंट एज आपको सन के एज के रिस्पेक्ट में पता है, तो आप एज्यूम कर लीजिए कि दैट सन एज इज एस, राइट। So now if the son age is s, the father age will be how much? So the father age will be sorry, 4 times of the son, or we can say father age will be f, which is 4 times of s. The next, 5 years ago. So first of all we need to check the age 5 years ago. So 5 years ago father's age was 7 times that of his son. So 5 years ago the father age will be f minus 5, right? And the son's age will be how much? Again s minus 5, right? And it is mentioned that if 5 years ago father's age was 7 times that of his son, that means what, f minus 5 is equals to 7 times of s minus 5. So f minus 5 is of s minus 35.
So now instead of s, what we'll do, we'll put f equals to 4 times of s. So now put of s, we'll get 4 times of s minus 5 is equals to 7 times of s minus of 35. Take minus of 35 this side, what we will get, plus 35 minus 5 is 30, and 7s minus 4s is 3 times of s. So we got that s is equal to 30 by 3, which is equals to 10. तो क्वेश्चन हमारे पास पूछा व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर. सो s is 10 and father is 4 times of s, so father will become 4 into 10 and that is 40 years, right? I hope this is clear to you. सन का एज यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि वी हैव टू assume sun is, and we know that father is 4 times that of sun. So according to sun is, we got that father is 4 times of the sun's age. And now the next equation we will got that if 5 years ago father's age was 7 times that of his son's, right? So we know that when we talk about ago or before, so we generally subtract, right? So father will be f minus 5, will become s minus 5, and the age relation between father and son is that father was 7 times that of son. So that is, we have to multiply 7 in the son's age, and then father and son age will be equal. And from there we will solve, and we got that son is equals to 10 years, the present age of son is 10, and the present age of father is 40 years. So luckily we got 40 years in option C. So the correct answer is option C, 40 years, right? Now we'll try the next question. So again here in the next question it said that Bond is a much younger than James as he is older than Rex. बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है that Bond is much younger than James as he is older than Rex. If the sum of the ages of James and Rex is 48 years, what is Bond age in years? So if the sum of the ages of James and Rex is 48, right? That means what we came to know that if James age is J and Rex is R, so J plus R is known, which is 48, right? And here it is known that Bond is as much younger than James. बॉन्ड बेसिकली क्या है, जेम्स से छोटा है. कितना छोटा है कैसे पता चलेगा, जेम्स से छोटा है ना, तो जेम्स माइनस बॉन्ड, पता चल गया कितना छोटा है. बोल रहा है कि बॉन्ड इज एज मच यंगर देन जेम्स एज ही इज ओल्डर देन रेक्स. मतलब बॉन्ड जेम्स से उतना ही छोटा है जितना कि वो रेक्स से बड़ा है. तो रेक्स से कितना बड़ा है कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, बॉन्ड माइनस रेक्स विच इज आर. नाउ टेक आर दिस साइड, we will get j plus r is equals to b plus b, which is 2 times of b, and j plus r equal to 48, that is given, right? So 48 will be equal to 2 times of b, and b is equals to 48 by 2, which is 24 years, right? This one was the easy questions, right? So bond is, the question asked about the bond is in years, and bond age is 24 years. Now keep in mind that in this particular questions we will not be able to find out James age and Rex age individually, because the information that is given here is not sufficient to calculate the James or Rex age, but definitely we can calculate the bond age, right? So now we will look at the next questions and the last questions of today's lecture. So here the question is, the average age of 3 boys is 15 years. There are 3 boys and whose average is given as 15 years. So now if the age, average age is 15 years, so can we say the total age of the 3 boys will be 15 into 3, which is 45 years, right? The detail of average will be discussed, we will discuss in the
topic when we will cover average, but right now we know that the basic, if the average is known and the number of person is known, the total is average into the number of person, right? So this is 15 into 3, which is 45. Now if their ages are in the ratio is 3 is to 5 is to 7, the age of the youngest boy is what, right? So let us say that boys, and the boys is b1 is to b3. So that is 3 is to 5 is to 7. So can we say that b1 is equals to 3 times of x, b2 is equal to 5 times of x if you multiply x as a variable, and b3 is equal to 7 times of x, right? So 3x, 5x, 7x. So total if we subtract, I mean total if we add b1 plus b2 plus b3, which is equal to 3x plus 5x 7x. So b1 plus b2 plus b3, the total age we know, which is 45 years. So now this will become 45, and here 3 plus 5 plus 7 is becomes 15 times of x, right? So if we cancel out 3 times, so we got that x is equals to 3. The question is, the age of the youngest boys is what?